आज बाहर काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, जैसा देख सकते हो आप। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा फॉरेक्स कार्ड, फॉरेक्स एक्स कैश के बारे में, क्योंकि मैं जो फ़ी यहाँ पे फेस कर रहा हूँ वो मैं आपको अपनी अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ पर कुछ 800 to 1000 यूरो जितना कैश लेके आऊँगा, और बाकी का जो है वो लाइक 200 यूरो जितना मैं नियो ग्लोबल कार्ड में रख दूंगा, ऐसा। ओके, और मेरा नियो ग्लोबल कार्ड के कैश से कोई लेना देना नहीं है। जो नियो कैश करके एक है ऑप्शन, क्योंकि वो मेरे पिन कोड पे अवेलेबल नहीं था, जो इंडिया का था वो उस पिन कोड पे अवेलेबल नहीं था, ऐसा। तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बट उसके अलावा सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, इधर मैं आया तो मेरे को पता चला कि यहाँ कैश की तो ज़रूरत ठीक है, बट आप है ना, ट्राई करना कि 50% ना जो है वो आप ऑनलाइन लेके आना, क्योंकि इधर ऑनलाइन का बहुत चलता है। बट उसमें भी एक कैच है, उसमें भी मेरे को एक इशू लगा। देखो, नियो ग्लोबल कार्ड बेस्ट है ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए। मैंने उससे कुछ एटीएम विड्रॉल नहीं किया, क्योंकि मैं कैश लेके आया था और मेरे को कुछ ऐसा उसमें ट्राई भी नहीं करना है, ताकि उन लोगों का कुछ 500 रुपीज़ वगैरह वगैरह कुछ ऐसा एटीएम विड्रॉल कैश वगैरह का कुछ कटता है। इनिशियली शायद फ्री रहता है, आई डोंट नो। बट उसके अलावा, विड्रॉ के अलावा, आप चाहो बस टैप करो या बैंक लाइक कैड कार्ड का डिटेल डाल के पे करो। नथिंग, कुछ नहीं, जो भी आपको गूगल के रेट्स मिल रहे हैं, जो भी नॉर्मल फॉरेक्स रेट चल रहा होगा, वही आपको रेट्स में है ना वो पेमेंट करके देगा। सो इट्स वेल एंड गुड फॉर मी। बट इशू कहाँ पे आया, मेरे को स्टिल जो है पे करना पड़ा टीसीएस। ओके, अब उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे पैन कार्ड से ही मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट का ट्रांसफ़र किया था, और एजुकेशन लोन वालों ने माना भी नहीं कि वो लाइक पार्टली पेमेंट करें, लाइक मल्टीपल अकाउंट के थ्रू, ताकि मैं अपने पेरेंट्स के में से भी है ना ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर पार्शियल पेमेंट्स करवा सकता था। बट उन्होंने नहीं माना, उन्होंने है ना मेरे ही अकाउंट से के थ्रू जो है टोटल लाइक जो भी अमाउंट होता है ब्लॉक्ड अकाउंट का, वो मेरे ही पान कार्ड से किया। ओके, सो इन शॉर्ट मेरे ही अकाउंट से किया था, ऐसा। पान कार्ड इज़ लाइक बैंक अकाउंट बैग्ड होती है ना पान कार्ड से, तो पता रहता है कि मैंने पान कार्ड से फॉरेन में कितना कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। तो उसकी वजह से जितना भी छोटे मोटे भी मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा था, मेरे को मैंने देख रहा था ध्यान से कि भाई इतना ज़्यादा क्यों अमाउंट कट रहा है। तो बाद में पता चला कि टीसीएस वगैरह भी उस पर लग रहा है। पेपाल से मेरा कनेक्टेड है नियो ग्लोबल कार्ड, सो मैं लाइक फॉर एग्जांपल वीआरएन की टिकट वगैरह, बस टिकट वगैरह जो यहाँ पे होती है, वो सारी चीज़ें मैं जब पे करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल 2 यूरो की टिकट होगी तो मेरे को 4 यूरो जितना या 4.5 यूरो जितना पे करना पड़ रहा है एक एक बार का। तो वो मेरे को बहुत इशू पड़ रहा था। अब अगर आपके में ऐसा कोई इशू नहीं है तो लाइक आप है ना ऑनलाइन ही लेके आओ, लाइक जो आपका कार्ड है वगैरह। ओके, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपको। मेरे को बस टीसीएस का इशू आया, बाकी नियो ग्लोबल कार्ड का कोई मेरे को कहीं पे भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। आप टैप एंड गो, इधर इजीली फ्रिक्वेंटली पेमेंट हो जाता है। बट ध्यान में रखना टीसीएस वाली चीज़ को, क्योंकि लिटरली ये मैंने फेस की है, आप भी फेस कर सकते हो। तो ये हो गया। तो कैश से जो है मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, पेमेंट वगैरह कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ग्रॉसरीज वगैरह जो है, उन सब का पेमेंट मैं कैश से करता हूँ। अच्छा, तो अब बात आती है अपने की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया टू फ्रैंकफर्ट। ओके, लाइक अहमदाबाद टू फ्रैंकफर्ट, है ना। तो देखो, मैंने अपना पहले भी बता के रखा है कि एयर इंडिया से फ़्लाइट बुक किया था, तो विच इज़ अराउंड 35,000 की मेरे को टिकट पड़ी थी, अहमदाबाद टू मुंबई, मुंबई टू फ्रैंकफर्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह सुबह को फ़्लाइट तो थी मेरी 9 बजे की, बट सिंस आई एम इंडियन, तो मेरे को मैं जग गया था 3 बजे और 4 बजे तक मेरी पूरी फैमिली भी रेडी हो गई थी। एंड फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे कुछ 4:30 के अराउंड, और 5 बजे तक मैं सबको टाटा बाय बोल के अंदर चले गया था। लाइक एयर इंडिया के सॉरी, आई मीन अहमदाबाद, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भी वो एयरपोर्ट है उसके अंदर। ओके, सो देखो, आपको कोई भी डाउट होता है ना, कुछ भी डाउट होता है, एक मिनिमल डाउट भी होता है, आप कॉल करके पूछ सकते हो अपने एयर इंडिया को। मेरे को छोटे से छोटा डाउट भी उन लोगों ने क्लियर किया। आप कॉल लगाओ, सीधा कॉल लगाओ। ओके, और कॉल लगा के पूछ सकते हो कि मेरी तो कनेक्टिव फ़्लाइट है, तो मेरा क्या बैगेज है ना डायरेक्ट, क्या मेरे को कहीं बीच में उसको कलेक्ट करना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट ही शिफ्ट हो जाएगा फ्रैंकफर्ट में, या फिर मेरे इतना वेट हो रहा है, क्या वेट का कुछ इशू आएगा क्या, ऐसा सब वो लोग बता देते हैं आपको। मैंने ये वाला पहले से चूज़ करके रखा है मील, वो वगैरह वगैरह। तो देखो, मैंने जैसे ही 5 बजे अंदर घुसा,
कुछ समझ नहीं आ रहा था, टोटली ब्लैंक। मेरे को सामने बस कहीं पे एयर इंडिया दिख जाए, हाँ ये रहा काउंटर, चलो ज़रा पूछ के आओ, मतलब पूरा ट्रॉली बाहर ही आपको रहती है, सब ट्रॉली वगैरह में रख के पूछ के आओ चलो। तो पूछने गया, आई मीन पूछ के क्या, सब लगेज कलेक्शन चेक इन काउंटर पे गया, और चेक इन काउंटर पे अपना बैग जैसे सबमिट करें, उन्होंने बोला कि आपको ज़्यादा ही जल्दी आ गए हो, आपकी फ़्लाइट 9 बजे की है, तो आपको 6 बजे चेक इन वगैरह करना चाहिए ऐसा। अब यार मैं तो 40 मिनट्स तो बस ऐसे ही बाहर बैठा रहा, आई मीन वहाँ बैठने का रहता है सबका, तो वहाँ पर ही बैठा रहा। एंड देन आफ्टर कुछ 40 मिनट्स बाद लाइक 5:40 पे मैं सुबह के जाता हूँ चेक इन के काउंटर पे अगेन, और मेरा बैग जो है दो, अब देखो गलती मत करना, आई मीन देखो मेरे को कहीं पे भी इशू नहीं आया वेट को लेकर, ओके, पर मैं ऐसा बोलूँगा भी नहीं कि आप चला लोगे, ओके। 23 kgs के अगर 2 चेक इन बैग अलाउड है, और 10 kg का आपको कैबिन के अंदर अलाउड है, अगर 7 kg का मेरे को कैबिन बैग और लैपटॉप बैग 3 kg का अलाउड था, तो ट्राई करो कि भाई उतने में ही रहो, ओके। उससे 500 ग्राम ज़्यादा ट्राई, मैं तो बोलता हूँ कुछ ट्राई नहीं करो। 23 kg है तो 23 kg से आप 500 ग्राम कम ही रखो, ज़्यादा मत करो भाई प्लीज़, ओके। रिस्क क्यों लेना, तो मैंने भी रिस्क नहीं लिया था, मैं भी है ना, जो मेरे चेक इन बैग्स थे दो, उनको 23 kgs के अंडर ही रखा था। और जो मेरा कैबिन बैग था उसको भी मैंने 7 kg का कैबिन बैग, हाँ मेरा जो लैपटॉप बैग है वो लाइक 3.5 kg हो रहा था। बट गेम ही चेंज हो गया, मैं वहाँ गया, उन्होंने बोला क्या आपको है ना इसमें जो कैबिन बैग है उसमें से सारे एसेंशियल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपने रखे होंगे वो सब निकाल दो, और आप चाह सकते हो तो हम आपका बैग जो है वो चेक इन में ही डाल सकते हैं। आई मीन मेरे चेक इन में 3 बैग जाते टोटल, तीनों के तीनों ट्रॉली बैग्स थे, 2 तो अपने चेक इन बैग थे ही, बाकी एक जो कैबिन ट्रॉली वाला था वो भी है ना वो ऐसा प्रेफर मतलब बोल रहे थे कि सजेस्ट कर रहे थे कि आप उसको भी चाहो तो चेक इन में डाल सकते हो। तो वहाँ पर ही मैं उसको चैन खोल के उसमें से सारा आइटम इलेक्ट्रॉनिक का निकाल कर अपने लैपटॉप बैग के अंदर रख दिया, जो जो इम्पोर्टेंट था। खासकर याद रखना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी वो सारे आप लैपटॉप बैग में ही रखो, ओके। क्योंकि एंड टाइम पे अगर ऐसा कुछ भी डिसीजन बनता है, देखो ये आपका चॉइस होता है, और वो क्यों ऐसा सजेस्ट करते हैं आपको, उसका रीज़न ये है कि जो हमारे फ़्लाइट में एंटर होते हैं तो सभी लोगों को कैबिन ट्रॉली बैग और लैपटॉप बैग अगर अलाउंस कर दिया तो ऊपर की जगह जितनी भी होती है जो आपके लाइक हेड के ऊपर होती है वो भर जाती है, तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, तो इसीलिए वो लोग सजेस्ट करते हैं ऐसा। तो मैंने भी उनकी बात मान ली, और है ना अंदर हाँ एक और चीज़, मैं बैटरीज बहुत सारे लेके जा रहा था, आई मीन जो वो AAA बैटरीज होती है जो आप है ना लाइक क्लॉक के अंदर लगाते हो, वेट मशीन में लगाते हो, छोटी छोटी जगह पर वो AAA बैटरीज होती है, वो बहुत लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये रूल्स चेंज हो गए हैं, अब आप वो सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो, तो आप यहाँ पर रह, तो मैंने सारे वो AAA बैटरीज उधर ही दे दिए है। और बस फिर उसके बाद तीनों ट्रॉलीज़ को मैंने चेक इन में डाल दिया, एक लैपटॉप बैग अपने साथ ले गया, फिर गया मैं सीधा सिक्योरिटी में। अब सिक्योरिटी में कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ इशू नहीं आया, कहीं पे भी कुछ इशू नहीं आया। छोटी सी छोटा डाउट भी था मेरे को, फॉर एग्जांपल क्या मैं मोबाइल के केस के अंदर वो सिम इजेक्टर टूल भी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, मैंने उसको अपने वॉलेट के अंदर जो है कॉइन्स के सेक्शन के अंदर डाल दिया था। तो और दूसरी चीज़ कुछ नहीं, ऐसा इशू नहीं आया मेरे को। अगर आप अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ला रहे हो, शार्प आइटम नहीं ला रहे हो, जो प्रोहिबिटेड आइटम है, फ्लेमेबल आइटम है, ऐसी सारी चीज़ें नहीं ला रहे हो, तो कोई इशू नहीं होगा। तो नहीं हुआ मेरे को भी ऐसा कुछ। मैंने सारा बेल्ट वेल्ट तो वैसे भी भूल गया था मैं घर पे ही, जो एक ट्राउज़र पहन के गया था, तो बेल्ट वगैरह निकालने की नौबत ही नहीं आई। लैपटॉप निकाल के अलग रखना था, बैग निकाल के अलग रखना था, जैकेट निकाल के अलग रखना था, जैकेट पहन के गया था क्योंकि ताकि वेट जो है अपने जैकेट के अंदर ही ज़्यादातर, तो ऐसे पावर बैंक वगैरह मैं अपने जैकेट में ही रखा था, चार्जर वगैरह सब जैकेट में रखा था, ओके, ताकि अगर कभी ऐसा कुछ वेट का वजह से इशू आए तो अपने जैकेट में मेरा पावर बैंक था, फ़ोन था, ओके, वॉच पहन के रखा था तो उसका वेट हो गया, पावर बैंक का वेट अपने जैकेट में ही रख दिया, ठीक है। तो चार्जर वगैरह ये सारी चीज़ें अपने जैकेट में ही थी, ओके। तो यही मैंने भी किया था, कोई इशू नहीं आया मेरे को कहीं पे, है ना। वेट को लेकर तो कोई इशू नहीं आया। चेक इन जो सिक्योरिटी चेक था वहाँ पर भी कोई इशू नहीं आया अहमदाबाद वाले टर्मिनल में। अब मैं आपको बोलता हूँ मुंबई वाले में, पर उससे पहले मैं गया अंदर एंड देखो आपके पास चॉइस है, अगर आप जल्दी आ गए हो, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपको जो खाना है वो आप अभी खा लो, ओके। मैंने गलती कर दी कि मैं सोच के आया था मस्त एकदम कुछ ना कुछ खाऊंगा, बट मैंने फिर ये डिसीज़न बनाया कि मैं कनेक्टिंग वाला जो फ़्लाइट है मुंबई वाला वहाँ पर मैं खाऊंगा कुछ ना कुछ। बट प्रॉब्लम ये थी ना, 9 बजे की मेरी अहमदाबाद से 10:30 बजे मैं उतरता मैं मुंबई में, और 12:30 की फ़्लाइट थी मेरी इंटरनेशनल वाली, तो मेरे को इमिग्रेशन भी करना था। तो वहाँ पर ही आया दौड़ा, मतलब भागम भागी हो गया मेरा एकदम, क्योंकि 1.5 2 घंटा था अराउंड मेरे पास
ओके, और 1.5-2 घंटा जितना ही था बस। तो उतने में मैं कितना इमिग्रेशन पे जाता, कितना क्या करता, कुछ समझ नहीं आया। तो मैं तो भाई सीधा गया, पहले इमिग्रेशन चेक करवाए, और इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा नहीं सवाल पूछे। पहली बार तो उन्होंने यही पूछा कि आप पहली बार कहीं फ़ॉरेन ट्रैवल करो। मैंने बोला हाँ, तब तो आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। मैंने दिखा दिया अपने जो एडमिशन लेटर है वो, बस वही एक चीज़ मांगा उन्होंने। बस फिर उसके बाद है ना स्टैंप लगा के अंदर गए, फिर गए अपने ड्यूटी फ्री में। और ड्यूटी फ्री में भी मेरे पास कोई वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मैं सीधा भागा, फिर सीधा भागा अपने काउंटर के पास, जहाँ पर वो गेट नंबर 74, जो जहाँ पे मेरी फ़्लाइट पहले से ही खड़ी थी। ओके, इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो मैं कोई रिस्क नहीं लिया। और जैसे गया, वो लोग बस लाइन में लगे थे, जो गेट लाइक सेक्शन ए वाले थे वो सब लाइन में लगे थे। मेरा सेक्शन डी था, तो मेरे को साइड में आई मीन टाइम से पहुंच गया था मैं ऐसा। तो अगेन मैं एक और चीज़, आप फ़्लाइट के दौरान चार्जिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो पावर बैंक मैंने निकाल के रख दिया था साइड में। ओके, मैंने जैसे ही उन्होंने बोला कि भाई आप चार्ज नहीं कर सकते, तो मैंने रख दिया साइड में निकाल के। बट यार एक और चीज़, ये आप जितने भी फुटेज देख रहे हो ना, बीच बीच में आते रहेंगे फुटेज वगैरह, तो ये फुटेज जो है ना, ये सब विंडो सीट की। ठीक है, विंडो सीट आपने चूज़ कर लिया, अच्छी बात है। विंडो सीट का एक ही प्लस पॉइंट है कि आपको बस फुटेज वगैरह मिल जाते हैं अच्छे। ओके, आई मीन अगर एंड्रॉयड वाला है तो नहीं, जैसे मेरा एंड्रॉयड है तो उसका भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, बट फिर भी बस यही एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आपको वॉशरूम जाना है या थोड़ा बहुत खड़ा भी होना है, क्योंकि 9.5-10 घंटे की फ़्लाइट लिटरली आपका, अगर आप मेरा नहीं पता होगा कई लोगों, क्योंकि मेरे को पेरिफॉर्मी सिंड्रोम था, अभी भी थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं। तो भाई मैं तो 10.5 घंटा, ये जो 10 घंटे की फ़्लाइट थी मेरे लिए बहुत इशू क्रिएट हुआ था। इतना भी नहीं, बट फिर भी हुआ था। तो और बाजू में मेरे 2 लेडीज़ बैठी थी, तो बार बार उनको है ना उठाना, थोड़ा आई मीन नॉट एवरी टाइम, मैं ऐसा भी नहीं कि डिस्टर्ब करने वाला वो करता हूँ। हालांकि मेरे सामने जो बैठे थे वो बार बार है ना, दोनों जो जर्मन लेडीज़ थी उनको बार बार उठा रहा था वो बंदा। आई मीन 10 बार वो वॉशरूम गया होगा कुछ 6-8 घंटे में ही। ओके, तो उन्होंने अपनी सीट ही रिप्लेस करवा ली। तो ये चीज़ है, प्लस पॉइंट होता है एक विंडो सीट का, कि आपको बस व्यू अच्छा आता है। व्यू तो काफ़ी कमाल का था, आई मीन लिटरली ओके, अच्छी थी, ऐसा बढ़िया था व्यू वगैरह। बाकी तो ठीक है। आप ये सारी चीज़ें मेरी फ़्लाइट की थी, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा था नहीं जो मैं डिस्कस कर सकूँ, बस ये एक्सपीरियंस की बात है। फिर उसके बाद मैं उतरा, और उतर के मैं जब दूसरी कंट्री में था, एंड ठंडी कुछ समझ लो कि अगर कोई लोग जम्मू वगैरह साइड में रहते, जम्मू कश्मीर में, तो वैसा, क्योंकि अभी समर चल रहा है, आप देख ही रहे हो, धूप वगैरह निकली है, तो भी है ना, ठंडी जो है वो कुछ जम्मू कश्मीर टाइप की लग रही होती है, जो फरवरी दिसंबर नो नवंबर नवंबर समथिंग जब जम्मू कश्मीर में हो रहा होता है, नवंबर दिसंबर में, उतनी ठंडी जो है यहाँ पर समर में हो रही है। ओके, तो वैसा ही फील हो रहा है। आई मीन 10 डिग्रीज़ एंड फील्स लाइक 5 डिग्री उस टाइम पे, क्योंकि हवा वगैरह काफ़ी चल रहा था, विंडी था सीज़न, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लकीली मेरे यहाँ पर रिलेटिव रहते हैं, तो उनके फ्रेंड जो है वो मेरे को फ्रैंकफर्ट से पिकअप करने आए थे। उसमें भी एक इशू आया अभी कि जैसे मैं ना फ़्लाइट लैंड हुई, उसके बाद क्या इमिग्रेशन लाइन की लंबी लाइन लगी रहती है ना। आप मान के चलो आपका 1.5 से 2 घंटा जाने वाला है खड़े खड़े लाइन में। ओके, क्योंकि काफ़ी इमिग्रेशन लाइन, और खासकर ऑल पासपोर्ट जो सेक्शन होता है उसके अंदर, जो जर्मन पासपोर्ट होता है, यूरोपियन पासपोर्ट आई गेस, उन लोगों के लिए तो जाने देते हैं, बट जो सारे अलग पासपोर्ट्स हैं, मेरी बारी जैसे ही आई, मेरे को सामने आई मीन पुलिस बैठी रहती है इमिग्रेशन में, तो मेरे टाइम पे तो बैठी थी ऐसा। तो मेरे से पूछ रही थी, सबसे पहले ये पूछा कि आपका पहला फ़ॉरेन ट्रिप है, क्योंकि पहले तो पासपोर्ट ही मांगते हैं, तो पासपोर्ट में ऐसा कुछ स्टैम्प वगैरह है नहीं, तो इसलिए ना उन्होंने पूछा। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला तब तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपका एडमिशन लेटर, ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, और हाँ ये अपना रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे रहेगी, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे। तो फिर हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट स्टिल जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, वो बंदा निकाला अपना लेंस, और उससे मेरा जो वीज़ा है ना उसको एकदम ऐसे चेक कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ओके, और आई वाज लाइक, थोड़ा मैं और फिर से अनकंफर्टेबल हो गया, बट आप
चाहे कितना नर्वस फील करो, अनकंफर्टेबल फील करो, वो आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए, बस इतना याद रखना आप। बाकी आपका सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मली पूछेंगे कि किस लिए जा रहे हो आप, क्या कोर्स है आपका, और कहाँ पे जा रहे हो, कौन सा एरिया है जहाँ आप जा रहे हो। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए यार, जैसे तो जो भी है आप बता सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद फिर थोड़ा बहुत ऐसे चेक किया मेरा फेस के साथ मेरा पासपोर्ट को, अंदर वाली जो फ़ोटो है वीज़ा की। फिर मैं भी ऐसे नॉर्मली स्माइल दे रहा था, एंड देन डन, स्टैंप लगाया। मैंने बोला फिलन दांक, उन्होंने बोला शाओ, ख़त्म। फिर बाहर निकला। तो मेरे रिलेटिव के फ्रेंड काफ़ी काइंड थे, काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए, तो वो आए और उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। फ्रैंकफर्ट से मेरा क्या है, मैंने एयरबीएनबी बुक करके रखा था एक रात के लिए, ओके, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, अराउंड 11:30 कुछ बज रहा था। तो मैंने बोला कि एयरबीएनबी बुक कर लेते, तो ऑनलाइन ही पहले से ही बुक करके रखा था। 50 यूरो का कुछ पड़ा था मेरे को, फ्रैंकफर्ट हब ऑफ स्टेशन के पास में ही था। तो और वो भी काफ़ी लैंड, जो वहाँ का लैंडलॉर्ड था वो भी काफ़ी काइंड था। या फिर काफ़ी ये नॉर्मल होता है कि जो पर्सन जहाँ रह रहा होता है उसका ही दूसरा रूम जो है उसको वो एयरबीएनबी बना दे। तो काफ़ी अच्छा था वैसे तो, और अलग फ़ील हो रहा था मेरे को ऑनेस्टली। बस यही सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद मैं पेपाल से अपनी टिकट बुक कर लिया था। पेपाल मेरा इंडिया में काम नहीं कर रहा था, तो मैं इधर आके बुक कर लिया था एक्चुअली, मैं ऐसे अपना वो नियो ग्लोबल कार्ड को कनेक्ट करके। और मेरे को कुछ 27 यूरो का आईसीई मिला डायरेक्ट फ्रैंकफर्ट से काइजरस्लाउटन। देन जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे लैंडलॉर्ड के मदर फादर आए थे मेरे को पिकअप करने, तो वो भी काफ़ी ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। तो काइजरस्लाउटन से हियर जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तक। देन बस यही था मेरा ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। बाकी अभी तो ऐसा चल रहा है, 2-3 बार ग्रोसरी वगैरह जाके आया। अभी आनमेल्डुंग आज ही मेरा कंप्लीट हुआ। आनमेल्डुंग का भी एक अलग ही कहानी है। लाइक आप ट्राई करना कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ के म्यूनिसिपालिटी से आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो। रूल है कि जितनी छोटी सिटी उतना ज़्यादा आपको कोई इशू नहीं आएगा अपॉइंटमेंट लेने में, ओके। जितनी बड़ी सिटी उससे अच्छा, बड़ी सिटी में आप प्लानिंग करो, 1-2 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लो। तो सिंपल यही था, ये सारी चीज़ें। और बाकी तो काफ़ी अच्छा है, क्रेज़ी सिटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड 2-3 क्लिप मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूँगा कैसा दिखता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड द अकोमोडेशन। तब तक के लिए बाय बाय।